अब से कुछ देर पहले हुकूमती वफ्द ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें एफबीआर के चेयरमैन शहबाज जैदी साहब थे, जिसमें मुशीर खजाना हफीज शेख साहब थे और स्टेट मिनिस्टर हम्माद अजहर साहब थे। और उन्होंने ये बताया कि जो एसेट डिक्लेरेशन स्कीम है जिसका आज इख्तिताम होना था 30 जून 2019 रात 12 बजे तक, उसको अब 3 दिन के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। क्या कह रहे थे हफीज शेख साहब, सुनिए। खासतौर पे जो बेनामी प्रॉपर्टीज़ हैं उसके लिए एक कानून है जिसकी जो एसेट डिक्लेरेशन स्कीम है, इसमें लास्ट मिनट के ऊपर काफ़ी जो है इंटरेस्ट आ रहा है। और चूँकि कल मंडे भी है तो हम इसको 3 तारीख जो ऑफिस आवर्स हैं उस तक लोगों को एक लास्ट अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं इसको हम, ताकि अगर कोई इन प्रोसेस है और उसको दिक्कत हो रही है अपना काम ख़त्म करने में तो इनको ये इजाफी वक्त दिया जाए टिल द बैंकिंग आवर्स ऑन द 3rd। आज ये भी कहा गया कि जो लोग इस एसेट डिक्लेरेशन में अपने असासों को डिक्लेयर नहीं करेंगे तो उनके लिए एक बेनामी कमीशन बनाया जाएगा। इस हवाले से क्या कहा गया, सुनिए। खासतौर पे जो बेनामी प्रॉपर्टीज़ हैं उसके लिए एक कानून है जिसके अंदर काफ़ी सख्त जो हैं सज़ाएं भी हैं और कोई ये नहीं चाहता कि हम उस रास्ते पे जाएं। लेकिन एक बेनामी कमीशन जो है, बेनामी कमीशन भी बनाया गया है और उसके बारे में मैं आपको अभी ये ऐलान कर रहा हूँ, जिसका काम ये होगा कि एसेट डिक्लेरेशन स्कीम के बाद वो बेनामी प्रॉपर्टीज़ जो डिक्लेयर नहीं हुई हैं उनके पीछे जा सकती है। इन तमाम इशूज़ पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एफबीआर के चेयरमैन शहबाज जैदी साहब। शहबाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने कहा आज अच्छा रिस्पांस आ रहा है, हम चाहते हैं कि कुछ और टाइम मिल जाए ताकि मजीद लोग आ जाएं। ये अच्छा रिस्पांस जब आप कहते हैं तो क्या मुराद है इससे? मिसाल के तौर पे नून लीग में जो एमनेस्टी थी 124 अरब रुपए उन्होंने टैक्स इकट्ठा किया। इन टर्म्स में अगर आप बता सकते हैं कि किस हद तक कामयाब रही आज ये एमनेस्टी? देखिए, पहली बात तो ये मैं वाजे कर दूं कि टाइम की एक्सटेंशन जो है वो जो स्कीम थी नून लीग की, उन्होंने 1 महीने बढ़ाया था। हमने ये स्कीम का टाइम बढ़ाया नहीं है। बेसिकली हमारे पास जो क्यू लगा हुआ था उस क्यू को हमने क्लियर किया है। व्हाट आई एम सेइंग कि 1 जुलाई को वैसे ही बैंक हॉलीडे है और 2 को तो वो न्यूयॉर्क के साथ लिंक होता है कि फॉरेन करेंसी भी आती है। टेक्निकली स्पीकिंग ये एक सिर्फ जो हमारे पास क्यू आ गई थी, जो लोगों ने ऑलरेडी लाइन लगी हुई थी उसको क्लियर करने के लिए डेट दी है। अदरवाइज आपने पाकिस्तान में देखा होगा कि कभी भी 3 दिन की एक्सटेंशन नहीं दी गई, हमेशा महीने की दी जाती है। मगर हम इस तरह पहले भी कहा, हम अपनी जगह पे मौजूद हैं कि हमें ये सिर्फ क्यू क्लियर करने के लिए एक्सटेंशन 3 दिन की दी है। इसके लिए हम ऑर्डिनेंस इंशाल्लाह ताला आज रात को जारी करके इसको फैसिलिटेट करेंगे। कमिंग बैक टू द सेकंड क्वेश्चन, कि जो मैंने आज वहाँ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि हमारा जो टारगेट है वो हमें ये देखना है कि इस स्कीम का ऑडियंस या कौन फाइलर है। मेरी जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन है ये वो लोग हैं जो पहले फाइलर नहीं थे और दरमियाने और मुतवस्सित तकरीब के ताजिर हैं। कि पहली वाली स्कीम जो आई थी पास्ट में, और नंबर जो है वो एग्जैक्टली मेरे पास नहीं है मगर वो इट विल बी अ सब्सटेंशियल नंबर, बट व्हाट आई एम सेइंग कि जो नंबर हमारे पास जो हमारे पास लोग आ रहे हैं वो लोग हैं जो पहले फाइलर नहीं थे। ये पिछली स्कीम में ही मैं इन्वॉल्व था। पिछली स्कीम में जो लोग जनरली जिन्होंने फाइल किया था वो फाइलर्स थे और वो बिग वर्थ वाले लोग थे। मगर ये जो स्कीम है ये हमारी एक्सटेंशन ऑफ टैक्स बेस के लिए बुनियाद बनेगी इंशाल्लाह ताला। सही, क्योंकि 2-3 रोज पहले सरकारी टीम पे जब वजीर आजम इमरान खान साहब बैठे थे उन्होंने इशारा दिया था कि मैं टीम से बात करूंगा कि शायद इसको हम एक्सटेंड कर दें, और उन्होंने एक तरीके से एतराफ भी किया था कि अब तक रिस्पांस बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं हमारी आदत है कि लास्ट आखिरी 1-2 दिन में लोग आते हैं। नहीं, उन्होंने ये नहीं, देखिए उसके प्राइम मिनिस्टर साहब की स्पीच को लोग गलत इंटरप्रेट करें। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कभी ये नहीं कहा कि रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है। देखिए, रिस्पॉन्स हमारे मुल्क में हमेशा इस स्कीम में अगर आप याद करें तो इसमें दरमियान में रमज़ान थे। प्रैक्टिकली हमारे पास एक्चुअली अगर देखा जाए तो इसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। इसमें प्रैक्टिकली आपके पास सिर्फ 20-22 दिन थे रमज़ान छुट्टियों के बाद जब हम वापस आए तो तकरीबन ये सिर्फ 20 दिन थे, और 20 दिन में जो रेस्पॉन्स आया है वो फिनोमिनल है। आप जब इसकी डिटेल्स में जाएंगे तो आपको देखेंगे तो रिस्पॉन्स फिनोमिनल है। हमारा मकसद जो था, जिस तरह शेख साहब ने कहा, हमारा मकसद बेनामी एक्ट की ट्रांजिशन देना था जो हमें दे दिया है। अब अभी भी मेरा ये कहना है कि बेनामी एक्ट के तहत जो बेनामी अथॉरिटीज़ हैं वो एनफोर्स कर दी गई हैं, वो इंस्टीट्यूट कर दी गई हैं। वो कल भी किसी की प्रॉपर्टी अटैच कर सकते हैं और लोगों को अभी भी मैं समझता हूँ कि अगर जो लोग पाकिस्तान में आज बेनामी प्रॉपर्टी रखते हैं या डिक्लेयर कर सकते हैं,
अगर वो अभी एक दो दिन में अवेल नहीं करेंगे तो बदकिस्मत होंगे वो, क्योंकि बेनामी लॉ का पूरा स्ट्रक्चर इन फोर्स है और वो कल से अपना एक्शन शुरू कर देगा। जरा आपने इसकी तफसील बताइएगा, जिस कमीशन का भी आपने जिक्र किया कि बेनामी कमीशन बनाया जाएगा, ये किस तरीके से ऑपरेट करेगा और क्या पाकिस्तान में जो भी अनऑफिशियल इस वक्त काम हो रहा है, जो डॉक्यूमेंटेड नहीं है, वो तमाम लोग इसकी जद में आ सकेंगे? नहीं, देखिए मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। बेनामी एक पाकिस्तान में प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट है 2017। ये पिछली गवर्नमेंट ने बनाया था मगर उन्होंने कभी इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। पीटीआई की गवर्नमेंट ने आके फरवरी 2019 में इसको इम्प्लीमेंट किया था और ये अब इम्प्लीमेंटेबल था। इसका जो स्ट्रक्चर जो इनकॉर्पोरेट करना था उसमें चार लेयर्स होती हैं। उसकी पहली लेयर होती है इनिशिएटिंग ऑफिसर, उसकी सेकंड लेयर होती है कमिश्नर, उसकी थर्ड लेयर होती है एडमिनिस्ट्रेटर और फोर्थ लेयर होती है एडजुडिकेशन कमीशन। तो ये चारों लेयर जो थी वो हमने कल रात को नोटिफाई कर दी है। बेनामी कानून जो हैं उसमें चार लेयर्स होती हैं। एक अफसर होता है, उसके बाद एक कमीशन होता है, एडमिनिस्ट्रेटर होता है, उसके बाद एक एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होती है जो गवर्नमेंट की इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होती है, वो कमीशन होता है, बेनामी कमीशन होगा, जो हमने ऑलरेडी कल रात को कॉन्स्टिट्यूट कैबिनेट करती है, उसको कैबिनेट ने कॉन्स्टिट्यूट कर दिया है और वो कल 3 मेंबरों में मुश्तमिल है और वो अपना काम शुरू करे। तो इसका मतलब है बेनामी की इम्प्लीमेंटेशन कल रात से तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है और कल से हम बेनामी प्रॉपर्टी के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर देंगे। तो मेरी अभी भी लोगों को ये दरख्वास्त तो नहीं कर सकता, मेरी लोगों को ये हिदायत है या मैं जो भी आप समझ लें कि वो ये 3 दिन है इसका फायदा उठाएं, इसका फायदा उठा सकते हैं क्योंकि आगे जो है वो पूरा स्ट्रक्चर तैयार है। और बेनामी का मतलब ये नहीं होता कि हर प्रॉपर्टी जो आपने डिक्लेयर नहीं की वो बेनामी है। बेनामी वो होती है जो आपकी प्रॉपर्टी किसी और के नाम है। अगर जो लेकिन शबा साहब उनका क्या होगा जो कि जिनकी बेनामी प्रॉपर्टी नहीं है लेकिन फिर भी उन्होंने डिक्लेयर नहीं की हुई है? तो वो उनके खिलाफ टैक्स कानून के तहत कार्रवाई होगी। उनके खिलाफ बेनामी ठीक है खिलाफ कार्रवाई होगी, उनके खिलाफ बेनामी एक्ट के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी मगर टैक्स कानून के, और वो कार्रवाई काफी सख्त है। और हमने काफी डेटा इकट्ठा किया हुआ है, हमारे डेटा पब्लिक भी डेटा कर दिया है। तो अब मेरा ये कहना है कि लोगों ने रिटर्न फाइल करते हुए ये ध्यान रखें कि अब ये पुराना जमाना नहीं है और इंशाल्लाह ताला एक बेहतर एफबीआर आपके सामने इंशाल्लाह नजर आएगा। अच्छा शबा साहब, क्योंकि टैक्स टारगेट बड़ा ऑप्टिमिस्टिक है और नजरें आप पर हैं और इस बजट में कुछ इकदाम भी लिए गए हैं, जरा ये बता सकते हैं कि जो इकदाम लिए गए हैं वो बोझ नए एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर पर ही है या नए टैक्स पेयर को भी आप शामिल करेंगे, नए लोग उसमें शामिल होंगे और बोझ उन पर है? देखिए हमारा पूरा आई वुड से कि 99% एम्फेसिस उन लोगों पर है जो टैक्स की फाइलिंग में नहीं है। अगर आप कानून को गौर से पढ़ें तो तमाम कानून ने इस तरह बनाए हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं मिसाल देता हूँ, पाकिस्तान में एक कानून है कि हर आदमी जिसके पास एक घर हो 500 गज का उसको रिटर्न फाइल करना है। मगर पाकिस्तान में अक्सर लोग जो 500 गज का मकान है वो रिटर्न फाइल नहीं करते। मगर अब हमारी कोशिश होगी और हम कोशिश नहीं बल्कि हम इन्फोर्स करेंगे कि हर आदमी जिसका 500 गज का मकान है वो रिटर्न फाइल करे। और ये जो पाकिस्तान में टैक्स की रेट इरोड होना शुरू हुई थी ये खत्म होगी। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में अब टैक्स के कानून की अमलदारी होगी। हम हैरेसमेंट के साथ नहीं चलना चाहते मगर हम ये चाहते हैं कि जो कानून मौजूद है उससे पूरी तरह अमल दरामद हो। और आज मैंने जब आपको बताया पाकिस्तान में ये कानून है कि चाहे आपकी इनकम हो या नहीं हो, अगर आप 500 गज का मकान रखते तो रिटर्न फाइल करें, मगर लोग रिटर्न फाइल नहीं करते। हमने सारा डेटा ले लिया है तमाम शहरों का, किन लोगों के पास 500 से ज़्यादा का मकान है और हम उनको नोटिस देके रिटर्न फाइल करवाएंगे। अगर रिटर्न फाइल नहीं करते तो खिलाफ सख्त इक़दाम भी करेंगी और उनको ये परसुएट करेंगे कि ये पाकिस्तान का कानून है और पाकिस्तान के कानून का हर आदमी का। और कुछ ऐसे इक़दाम भी लिए गए जिसपे बड़ा प्रेशर आया, जैसे जीरो रेटिंग का था, उस पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री चाहती थी ये ना हो, आप लोगों ने लिया है। वैल्यू चेन में आपने CNIC की जो शर्त डाली है उससे भी यकीनन डॉक्यूमेंटेशन बढ़ेगी, जो पहले टैक्स पेयर्स नहीं थे, सेल्स टैक्स से रजिस्टर्ड नहीं थे, वो भी इसमें शामिल हो जाएंगे। ये अच्छे इक़दाम हैं, लेकिन कहीं कहीं हमने देखा है कि फाइनेंस बिल आने के बाद ये जो वक्त था इसमें जो माफियाज हैं वो हावी हुए हैं और इसी तरह तंबाकू माफिया उनमें से एक है। आपने भी जियो पे इस हवाले से बात हुई, मैं जरा इसकी थोड़ी सी वजाहत कर दूं क्योंकि ये जो असद उमर साहब ने टैक्स लगाया था 300 रुपए फी केजी का, जो इस पे चार्जेस लगाए थे जो कि एडजस्टेबल था, वो क्यों खत्म किया और दोबारा उसको 10 रुपए पे क्यों लेकर आए हैं? बहुत बड़ा इलिसिट टोबैको का जो ट्रेड है वो इसकी जद में आ सकता था, वो डॉक्यूमेंट हो सकता था, ये क्यों इक़दाम रिवर्स किया गया है? देखिए मेरी बात सुने, पहली बात तो ये है कि तंबाकू माफिया वाली बात आप कर रहे हैं ये गलत है। आप अगर देखें तो जो रेट काफ़ी बढ़ाया गया है जो सिगरेट के ऊपर। दूसरी बात ये है कि जो आप बात कर रहे हैं वो आप बात कर रहे हैं
थ्रेशिंग की 500 रुपये पर केजी होता है जब वो तंबाकू थ्रेश कराता है। इसका मसला ये है कि ये बेसिकली होता ये है कि कंपनी को बेयर करना होता है, मगर ये काश्तकार को बेयर करना पड़ जाता है, और जो काश्तकार हैं वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। मगर हमारा मकसद ये पैसे कलेक्ट करना नहीं है, बल्कि हमारा मकसद यहाँ पे सिस्टम में रहना है। तो 10 रुपए हो या 500 रुपए हो, सिस्टम में रहते हुए शफा साहब, दो बातें। एक तो आज अहमद अजहर साहब ने कहा कि वो इनपुट पे टैक्स था, हमने आउटपुट पे लगा दिया है। मसला ये है कि आउटपुट पे आप बेशक लगाइए ताकि जो सिगरेट की फरोख्त है उसमें कमी आए, इसकी डिमांड कम होनी चाहिए, लेकिन वो तो वही लोग उन्हीं कंपनीज पर आएगा जो ऑलरेडी 98% टैक्स पे नहीं, मेरी बात जो ऑलरेडी सिस्टम से बाहर है, सप्लाई चेन से बाहर है, वो कैसे इसकी जद में आएंगे फिर? एक मेरी बात सुनिए। पहली बात तो ये कि आप पहले ये रियलाइज करेंगे कि जो इलिसिट ट्रेड है वो वो करिए, वो उनकी सारी फैक्ट्री आजाद कश्मीर में है या ट्राइबल एरिया में है। वो हम उसको चेक कर रहे हैं कि इलिसिट ट्रेड को कैसे कवर किया जाए। दूसरा, हम ट्रेसिड ट्रेड पे जा रहे हैं। तो सिर्फ ये जो 500 रुपए और 10 रुपए है, ये माफिया नहीं है, बल्कि माफिया के खिलाफ हम जा रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये जो लोगों का कहना है कि फाइनेंस एक्ट और फाइनेंस बिल में तब्दीली है, मेरा ख्याल है यह पाकिस्तान का वाहिद साल है जिसमें फाइनेंस एक्ट और फाइनेंस बिल में आपने ये एक तब्दीली वादे की। लेकिन शफा साहब, आपने जियो के प्रोग्राम में ये कहा था, आपने शाहजेब खानजादा के साथ ये प्रोग्राम में कहा था कि ये काश्तकारों पे, फार्मर पे टैक्स नहीं है, ये मैन्युफैक्चरर्स पे टैक्स है। अब ये कहा जा रहा है कि ये फार्मर्स पे टैक्स है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा था कि हमेशा से मैन्युफैक्चरर पे टैक्स है, मगर जो थ्रेशिंग करने वाला होता है वो फार्मर से ले लेता है। तो हमें फार्मर्स ने ये कहा कि वो ये टैक्स, मगर मैंने आपको पहली बात बताई, टैक्स हमने खत्म नहीं किया है। मेरे मकसद, आप मेरी बात समझने की कोशिश करें, टैक्स 10 रुपए आज भी मौजूद है, तो वो थ्रेशिंग में लेके, थ्रेशिंग के बगैर वो सिगरेट के लिए करामद नहीं होता। तो कानूनन वो मौजूद है। आप ये अश्योर कर रहे हैं, क्योंकि वजीर आजम खुद ये कह चुके हैं कि 2 कंपनीज हैं जो 98% टैक्स देती हैं, उनका मार्केट शेयर 60% है। आप ये अश्योर करते हैं कि जो बाकी कंपनीज जो 40% मार्केट शेयर रखती हैं और सिर्फ 2% टैक्स देती हैं, वो भी टैक्स की जद में आएंगी? मिसाल के तौर पे अगर एक कानून है कि 62 रुपए 75 पैसे से कम का सिगरेट पैकेट नहीं बिक सकता, लेकिन बिकता है क्योंकि वो टैक्स नहीं देते, इसलिए वो 40 रुपए में भी बिकता है, 30 रुपए में भी बिकता है। मगर शराब साहब, आप इसे सवाल आपसे मेरा ये कि वो सिगरेट का पैकेट बिकता तो है, वो पहली बात है, वो बनता कहाँ है? सबसे पहला मेरा सवाल है कि वो बनता कहाँ है? वो बनता है ज्यादातर बनता है या पार्टी। आपकी आवाज हमें नहीं आ रही। मैं चाहूंगा इस मौजू पे हम तफसीलन बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया शफा जैदी साहब।